कोई भी चीज़ तभी तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक कि आप उसको कर नहीं लेते। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 19 जुलाई के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ। पहला करंट अफ़ेयर आपको न्यूज़ इन ट्रांज़ैक्शन है क्लीन एनर्जी से। क्लीन एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 50% से ज़्यादा है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें शेयर सिर्फ 30% से भी कम है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। आपको बता दें कि आज इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो लगभग 430 गीगावाट है। इसमें से क्लीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल हाइड्रो और न्यूक्लियर की बात करें तो उसका शेयर 50% से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन जब हम एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखते हैं तो क्लीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन केवल 30% से भी कम है। अब ये गैप क्यों हुआ है? तो सोलर और विंड एनर्जी का इंटरमिटेंट नेचर की वजह से, यानी सोलर पावर केवल दिन में और क्लियर वेदर में ही जनरेट होता है और विंड भी हमेशा नहीं चलता, इसलिए प्रोडक्शन अनस्टेबल होता है। अब इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर लो होता है। सोलर का अगर बात करें तो 18 से 20% है, वहीं अगर विंड की बात करें तो वो 25 से 30% है। अब कंपेयर करें अगर थर्मल पावर प्लांट के साथ यानी कोल बेस्ड प्लांट के साथ, तो इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 60 से 80% होता है। अब हमारे पास अभी लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज या पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम कम है। जब सोलर या विंड से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसे स्टोर नहीं कर पाते और वो वेस्ट हो जाता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिमोट एरियाज यानी कि डेजर्ट, हिल या कोस्टल में ज़्यादा होता है। वहाँ से सिटीज़ तक पावर भेजने के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वीक है। कई कोल पावर प्लांट के पास फिक्स्ड पावर परचेज एग्रीमेंट है। फिक्स्ड पावर परचेज एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जिसके साथ एग्रीमेंट है बस उसी के साथ बिजलियाँ कंपनी खरीद सकते हैं। तो इसीलिए इस वजह से जो डिस्कॉम है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनसे ही बिजली लेते हैं, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल हो या नहीं हो। अब इसका इम्पैक्ट होता है क्या है? कार्बन एमिशन कम होने की स्पीड स्लो हो गई है और जो नेट जीरो टारगेट है 2070 अचीव करना मुश्किल हो सकता है। अब इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट के क्लाइमेट गोल्स भी अब डिले हो रहे हैं। कोल डिपेंडेंसी अभी भी हाई है। अब गवर्नमेंट तो एफर्ट लगा रही है, जैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित करना यानी रिन्यूएबल पावर के लिए अलग ग्रिड तैयार करना। वहीं स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए भी कई स्कीम्स सरकार ले आई है। वहीं पीएम कुसुम की बात करें तो फार्मर्स को सोलर पंप और रूफटॉप सिस्टम दिया जा रहा है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और उसका यूज़ के लिए भी काम किया जा रहा है। अब अगर इसके सॉल्यूशन को देखें तो बैटरी स्टोरेज में हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा। सरकार को बैटरी स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। वहीं स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर्स भी लगाना होगा। रूफटॉप और सोलर और माइक्रो ग्रिड्स को प्रमोट करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस और डिमांड साइड मैनेजमेंट भी ज़रूरी है यहाँ पर। ये तो अब देखते हैं आपसे बनने वाले सवाल एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि डिस्पाइट मोर देन 50% of India's installed electricity generation capacity coming from the non-fossil fuel sources, the actual share of clean energy in electricity generation remains below 30%. Which of the following reason explain this paradox? तो मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप ऑप्शंस को पढ़िए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैव लो प्लांट लोड फैक्टर देन थर्मल पावर, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया भी कि थर्मल पावर प्लांट का आज भी जो सीयूजी है वो ज़्यादा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाले एनर्जी हैं उनसे ज़्यादा है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज बेस लोड पावर, बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की कमी है। वहीं इंडिया लैक करता है एडिक्वेट एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर नेल्सन मंडेला से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो नेशनल मंडेला जो इंटरनेशनल डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 18 जुलाई को। उनका बर्थडे है 18 जुलाई और उनका बर्थ हुआ था 1918 में। अब 2025 में भी उनका बर्थडे फ्राइडे को 18 जुलाई को मनाया जा रहा है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन के द्वारा नवंबर 2009 में शुरू किया गया था। इस साल 67वां उनका नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये इनकरेज करता है हर एक इंडिविजुअल को कि वो कमिट करे कम से कम 67 मिनट अपने दिन का कम्युनिटी सर्विस के लिए। वहीं अगर इस साल की थीम की बात करें तो इट्स
स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। अब ये थीम क्या हाईलाइट करता है, तो इनइक्वलिटी और पॉवर्टी को हाईलाइट करता है। साथ ही साथ डिग्निटी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ इंगेज होना ग्रास रूट एक्शन में, चाहे आप वॉलंटरी के थ्रू करें या कम्युनिटी प्रोग्राम के थ्रू करें या फिर एडवोकेसी वर्क के थ्रू करें, ये इस वर्ष की थीम आपको बताती है। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला प्राइज भी देता है 2025, जिसमें 2 लोगों को इस वर्ष प्राइज दिया गया है। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लें और इसको सॉल्व कर लें। आपसे कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025। तो 18 जुलाई को ये मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था 2010 में, लेकिन सेलिब्रेशन 2009 से चालू हो गया था। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। जो थीम है वो है इट्स स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ द 67 मिनट ऑफ सर्विस ऑन दिस डे सिंबलाइजेज नेल्सन मंडेला 67 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इससे पहले कि उन 2 लोगों की चर्चा करें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025। तो कहता है कि इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 18 जुलाई, बिल्कुल ये सही है। द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इट इन 2010, नहीं, मैंने आपको बताया 2009 में। तो यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, 2010 की जगह आपको 2009 लेना है। तो इस वर्ष की थीम जो है इट्स स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ये भी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। और जो 67 मिनट है, क्योंकि 67वां बर्थ एनिवर्सरी है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अब आइए जान लेते हैं बाकी के 2 लोगों के बारे में। तो इस वर्ष यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज 2 लोगों को दिया गया है। उनका नाम है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडोडे। अब ये केनिया के रहने वाले हैं और साथ ही साथ जो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स है वो कनाडा की है। अब ये प्राइज़ हर 5 साल में दिया जाता है, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने अपना लाइफ को डेडिकेट कर दिया है ह्यूमैनिटी को, और साथ ही साथ वो इनलाइन होना चाहिए यूएन के प्रिंसिपल पर। और जो ये प्राइज़ का स्टैट्यूट है वो अडॉप्ट किया गया था 2 अप्रैल 2015 से, यानी 2 अप्रैल 2015 से इस प्राइज़ को देना चालू किया गया था। तो ये थी मुख्य बातें इनसे संबंधित। लेकिन अगर आपको ब्रेंडा रेनॉल्ड्स के बारे में बता दें, तो 1988 में उन्होंने सस्केचेवान में पहले आवासीय विद्यालय यौन शोषण मामले में 17 किशोर लड़कियों का समर्थन किया था। बाद में वह सत्य और सुलह आयोग की विशेष सलाहकार बनी और पीड़ितों को सहायता और आघात प्रतिक्रियाओं को आकार देने में मदद की। उन्हें कनाडा के न्यायालय द्वारा आदेशित भारतीय आवासीय विद्यालय समझौते में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और उसके बाद भारतीय आवासीय विद्यालय समाधान स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम के विकास के लिए जाना जाता है। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सांस्कृतिक रूप से आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रही है। वहीं अगर बात करें दूसरे पर्सन यानी कि केनेडी ओडेडे के बारे में, तो इनका भी रोल क्या है आप जान लीजिए इनके बारे में भी थोड़ा सा। उनकी यात्रा एक छोटे से कार्य से शुरू हुई थी, अपनी मामूली फैक्ट्री आय को बचाकर एक फुटबॉल खरीदना और अपने समुदाय को एकजुट करना। यही चिंगारी साइनिंग होप फॉर कम्युनिटीज यानी SHOFCO, याद रखेगा, स्पार्किंग ग्रू इनटू साइनिंग होप फॉर कम्युनिटीज में विकसित हुई, जो एक जमीनी आंदोलन है जिसका नेतृत्व अब वे CEO के रूप में करते हैं। SHOFCO केनिया भर में 68 स्थानों पर काम करता है, स्थानीय समूहों को सशक्त बनाना और हर साल 24 लाख से ज़्यादा लोगों को जरूरी सेवाएं ये प्रदान करता है। तो इस तरह की सेवाओं के लिए केनेडी ओडेडो को इस साल UN मंडेला प्राइज 2025 दिया गया। अब यूनाइटेड नेशन भी इम्पोर्टेंट हो गया है, जान लीजिए कि ये कब आया था। तो 24 अक्टूबर 1945 में UN चार्टर के थ्रू इसको लाया गया। वहीं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और साथ ही साथ यहाँ पर 193 मेंबर स्टेट्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 193 मेंबर स्टेट्स हैं और सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलिए, अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर ADB और नेपाल से संबंधित है। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए जानते हैं हुआ क्या है नेपाल से संबंधित और ADB से संबंधित। तो आपको बता दें कि नेपाल को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टोटल 273.04 बिलियन का फॉरेन एड मिला है। इसमें से 215.54 बिलियन लोन और साथ ही साथ 57.50 बिलियन ग्रांट यानी अनुदान दिया गया है। इस एड में एशियन डेवलपमेंट बैंक का कंट्रीब्यूशन 118 बिलियन से ज़्यादा था। इसी वजह से ADB
जो बना है नेपाल का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर बन गया है। अब अगर इसके सेक्टर वाइज़ क्षेत्र को देखें तो क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्र में कितनी राशियाँ दी गई हैं, ये आपको बता देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में 63.94 बिलियन दिया गया है और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए 55.87 बिलियन, एनर्जी के लिए 56.41, इरिगेशन के लिए 28.47 बिलियन। ये रुपीज़ में दिया गया है क्योंकि नेपाल की भी करेंसी रुपीज़ है, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए 20.13 बिलियन दिया गया है। अब और भी इम्पोर्टेंट जो एडीबी प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं उनको भी जान लेते हैं। तो ग्रीन रेजिलिएंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है एडीबी के द्वारा। अब सासेक यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। काठमांडू वैली वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट भी एडीबी के द्वारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो नेपाल में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको जब अनुदान की राशि बताई किस किस क्षेत्र में दिए जा रहे हैं तो ये सारे क्षेत्र थे। तो मतलब ये भी आपको पता चल गया कि क्यों अनुदान दिया जा रहा है, क्योंकि नेपाल एक गरीब देशों में है यानी डेवलपिंग कंट्रीज में है जिसको अनुदान की ज़रूरत है। अब इसका क्या महत्व है यानी सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है नेपाल का डेवलपमेंट फाइनेंसिंग में अब एडीबी का रोल क्रूशियल हो गया है। ये असिस्टेंट नेपाल के क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ प्रायोरिटीज़ को सपोर्ट करता है। अब नेपाल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, स्टेटस से बाहर निकालने की तैयारी में है और एडीबी की हेल्प इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आइए इस सवाल को पढ़िए। अब इस सवाल से अब आप आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। तो आइए, जब मैंने आपको समझा दिया तो बोलता है कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द एडीबी इमर्ज्ड एज द नेपाल लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर बाय कमिटिंग ओवर 118 बिलियन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाइज एड एलोकेशन आर करेक्टली मैच। तो अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना होगा तो ट्रांसपोर्ट में 63.94 बिलियन दिया गया है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए 55.87 बिलियन दिया गया है और साथ ही साथ एनर्जी के लिए 56.41 बिलियन दिया गया। यानी अब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं एक बार हट जाता हूँ, अब आपको पूरी तरह से दिखने लगा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ट्रांसपोर्ट में 63.94 बिलियन है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज में 55.87 बिलियन है और एनर्जी के लिए 56.41 बिलियन दिया गया है। यानी तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही। ये बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर बिल्कुल सीधा सा है, हुरून इंडिया। अब हुरून इंडिया जो है उसमें टॉप 10 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर जो अंडर 30 हैं यानी कि 30 साल के अंदर है और स्टार्टअप किया है, उनकी लिस्ट आ गई है। 25 साल और उससे भी यंगर हैं। तो अब देखिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में 2 यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं इंडिया से टॉप किए हैं एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया लिस्ट में अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। अब वो किसके फाउंडर हैं, तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है। जेप्टो अब न्यूज़ में है तो आप याद रखेंगे, यही है वो 2 बंदे, इनका और इन्होंने स्टार्टअप किया है। अब इनका नाम आपको बता दें तो इनका नाम है आदित्य आदित्य पनीचा। ये हैं आदित्य पनीचा और साथ ही साथ इनका नाम है कैवल्य बोहरा। ये जो दूसरे वाले व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, ये हैं कैवल्य बोहरा। तो याद रखिएगा, दोनों का नाम भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जेप्टो, तो ज़्यादातर सवाल जेप्टो पर ही बनेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है अब आने वाले एग्जाम्स के लिए। यूलिया का नाम अब कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूलिया सिरियनडेंको जो है अब यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है इनको। अब ये नई पीएम बनी है। अब ये पहले क्या थी, यानी कि बिफोर ये यहाँ पर इकोनॉमिक मिनिस्टर थी, तो इकोनॉमी मिनिस्टर से अब इनको सीधे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये रिप्लेस किसको करेंगी, तो रिप्लेस ये करेंगे डेनिस सिमहाल को। तो याद रखिएगा, डेनिस सिमहाल को ये रिप्लेस करके बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर। और अब डेनिस सिमहाल क्या संभालेंगे, तो निश्चित रूप से इनको भी कोई मिनिस्ट्री दिया जाएगा, तो इनको अब दे दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर का रोल। तो याद रखिएगा, इनका नाम यूलिया है। तो यूलिया अब यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। अब यूक्रेन को देख लीजिए कि भारत से यूक्रेन किधर दिखाई पड़ता है, तो ये है पूरा वर्ल्ड मैप जिसमें आप भारत को देख सकते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूक्रेन। अब यूक्रेन को लंबा करके देखें तो बड़े मैप में यूक्रेन आपको दिख रहा है। तो यूक्रेन की जो कैपिटल सिटी है और जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है कीव। आप याद रखेंगे, यूक्रेन से संबंधित जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो जेलेंस्की यहाँ पर नाम दिया भी हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं, प्रेसिडेंट हैं।
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब वहीं यहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ की करेंसी आपको याद रखना है, हर्विनिया यहाँ की करेंसी है। हर्विनिया आप याद रखेंगे, यहाँ की करेंसी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। अगला करंट अफ़ेयर है एक्टर नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश से संबंधित। इनको स्कूप आइकन बिहार का बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को? तो स्वीप का मतलब पहले समझ लीजिए, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अब स्वीप एक फ्लैगशिप वोटर अवेयरनेस कैंपेन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इस प्रोग्राम का एम होता है कि वो वोटर को एजुकेट्स करे और साथ ही साथ उन एरियाओं में ज़्यादा जहाँ पर सबसे कम वोट देने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। तो ये थी इस न्यूज़ से संबंधित बातें। अब आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है ज्ञानेश कुमार, वहीं सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट्स के थ्रू और इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है 6 साल के लिए। वहीं अगर या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 324 से लेके आपको 329 तक याद रखना है कि 324 से लेकर 329 तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल के संबंध में। वहीं इसको पार्ट 15 में जगह दिया गया है। संविधान के पार्ट 15 में इसको जगह दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मैं अनूप बर्नवाल और यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 की बात करूँ तो ये 5 जजेज सुप्रीम कोर्ट बेंच के द्वारा ये कहा गया था कि जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। एडवाइस लिया जाएगा किसका? जो कमिटी होगा प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड कर रहे होंगे, साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन और उसमें लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और साथ साथ सीजेआई, इनका भी रोल महत्वपूर्ण है जो अनूप बर्नवाल और यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था। साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ और बातें भी याद रख लीजिएगा। ये है 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था और साथ ही साथ 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी हम मनाते हैं। तो ये भी न्यूज़ आप याद रखिएगा। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? आपसे कई एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे जो डिफेंस से संबंधित है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल उड़ीसा में। अभी ये पृथ्वी 2 और अग्नि 1 न्यूज़ में है तो आपको इससे संबंधित चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये टेस्ट किया कहाँ गया है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। ज़्यादातर टेस्टिंग यहीं से किया जाता है। अब पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रेंज है 250 से 350 किलोमीटर। वहीं अगर इसके प्रोपोर्शन की बात करें तो ये लिक्विड फ्यूल्ड है। याद रखिएगा, ये भी आजकल अच्छे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाने लगे हैं। और अगर इसके वारहेड कैपेसिटी की बात करें तो ये 500 केजी ढो सकता है। और बता दें कि ये न्यूक्लियर वारहेड को ढोता है, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल हैं। और दोनों के दोनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, ये भी बात याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपसे। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आप याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। यही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जो वन लाइनर सवाल आएंगे आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी या फिर अग्नि किस तरह के मिसाइल हैं, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस। तो आपका ऑप्शन होगा सरफेस टू सरफेस। वहीं अगर अग्नि 1 की बात करें तो अग्नि 1 का रेंज है 700 से लेके 900 किलोमीटर तक का। वहीं ये कैसा फ्यूल्ड सिस्टम है? तो सॉलिड फ्यूल्ड सिस्टम है, याद रखिएगा। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 1000 केजी तक ये ले जा सकता है। अब आइए कुछ जान लेते हैं आपको सरफेस टू सरफेस मिसाइल या फिर आप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको बता दें तो जो भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल था वो पृथ्वी 1 था। वहीं पृथ्वी 2 अभी आप देख रहे हैं। पृथ्वी 3 यानी ये धनुष है जो कि नेवल वर्जन है पृथ्वी का। वहीं अग्नि 1 की बात करें तो अग्नि 1 तो न्यूक्लियर कैपेबल है, मैंने आपको बता दिया। अग्नि 2 जो है 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, आपको बता दें, और ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल है। वहीं अग्नि 3 की बात करें तो ये 3000 रेंज है इसकी और हेवी पोलेड है। और अग्नि 4 की बात करें तो 4000 और अग्नि 5 5500 से 5800 तक जा सकता है। और अग्नि 6 अभी डेवलपमेंट में है जो 8000 से 10,000 तक जाएगा।
याद रखिएगा। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है के-15 के बारे में, यानी कि आपसे सिर्फ़ ये पूछा जाएगा कि के सीरीज़ की मिसाइलें कैसी मिसाइल हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स में है। इसके न्यूक्लियर ट्रायड्स की बात करें तो के-15 और के-4 हैं। तो के-15 और के-4 न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल मिसाइल्स हैं। याद रखिए लैंड, एयर और सी तीनों में ये डिलीवर किया जाएगा। अब इंडिया की आपको एक चीज़ तो पता होगी कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर इंडिया काम करता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। तो अगला करंट अफ़ेयर इंडियन नेवी से संबंधित है, जिसके हेड के बारे में मैंने कल ही बताया था। तो कल मैंने बताया था कि एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो इंडियन नेवी के चीफ हैं। तो अब तो आपको याद हो गया होगा। अब इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो सिंगापुर में हुआ है। तो याद रखिएगा कि ये 32वां एडिशन है और इंडिया सिंगापुर के बीच में कौन-सा एक्सरसाइज होता है, तो सिम्बेक्स उसका नाम है। अब ये स्टार्ट हुआ था 1994 में, इसको स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा और ये मैरीटाइम कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस्ड है और साथ ही साथ इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी अलाइन है और सागर विजन के तहत भी हम ये काम करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस दिल्ली, सतपुरा, शक्ति और किंतन गया था, ठीक है। अब ये जो है इससे संबंधित बातें आपको इतनी याद रखनी है। अब आइए इम्पोर्टेंट नेवल एक्सरसाइज को देखते हैं जो इंडिया किसके-किसके साथ करता है। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है मालाबार एक्सरसाइज। वहीं अगर वरुण की बात करें तो वरुणा एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। साथ ही साथ जो स्लिनिक्स है वो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। तो स्लिनिक्स और सिम्बिक्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सिम्बिक्स है सिंगापुर के साथ और स्लिनिक्स है श्रीलंका के साथ, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं तो अब यूनाइटेड किंगडम के साथ हम कोंकण एक्सरसाइज करते हैं नेवी के लिए। हम कोंकण एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? तो यूके के साथ यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इंदिरा की बात करें तो इंदिरा हम रशिया के साथ करते हैं। तो इंदिरा भी नाम याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया से के साथ हम ऑसी इंडेक्स करते हैं। तो ऑसी इंडेक्स आपको याद रखना है कि ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज हम जो नेवल एक्सरसाइज है वो किसके साथ करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ हम करते हैं आईबी समर। तो याद रखिएगा आईबी समर हम किसके साथ करते हैं? तो ये हम करते हैं ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है जिमेक्स और सऊदी अरबिया के साथ अब याद रखना है आपको तो अल मुहेद अल हिंदी हम करते हैं। अल मुहेद और साथ ही साथ अल हिंदी, ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे अब एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाने लगे हैं। वहीं अगर मैं यूएई की बात करूँ तो जायद तलवार आपको याद रखना है। कई एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा गया है जायद तलवार। अब अगर मालदीव और श्रीलंका साथ-साथ देखें तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक साथ कर रहे हैं तो दोस्ती ही करेंगे। तो दोस्ती एक्सरसाइज मालदीव और श्रीलंका के साथ हम करते हैं। अब इतने इम्पोर्टेंट नेवल एक्सरसाइज थे जो आपको याद रखने। चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन को जहाँ पर सुजीत ने जीता है इंडिया का पहला यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग गोल्ड। ठीक है, इंडिया का पहला जीता है इन्होंने। तो सुजीत कल अब इन न्यूज़ में आ गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको बता दें कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है, तो ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग के लिए, जो ओलंपिक गेम और वर्ल्ड चैंपियंस कराने के लिए जानी जाती है। तो याद रखिएगा सुजीत ने जीता है ये, सुजीत कल इनका नाम है। साथ ही साथ जो इंडियन रेसलर हैं को ब्रोंज भी जीता है, राहुल के द्वारा ब्रोंज भी जीता गया है 57 केजी कैटेगरी में, लेकिन सुजीत ने याद रखिएगा 65 केजी कैटेगरी में जीता है। इनका नाम इम्पोर्टेंट है और इन्होंने हटाया है अली रहीम जादे को, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अज़रबैजान के रहने वाले हैं। और राहुल ने ब्रॉन्ज जीता है 57 केजी मेन फ्री स्टाइल में जर्मनी के निकलस स्टेले को हरा के। तो ये बात इतना याद रखिएगा आप। आइए बढ़ते हैं अपने ऑबिचुअरी सेक्शन पे जो अपने करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इनका नाम है, जो इमेज दिखाई पड़ रहा है, फेलिक्स बाumgartner। अब इनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि ये 56 साल के हैं और ये एक ऑस्ट्रियन है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर है ये। स्काई डाइवर थे और अब इनका मृत्यु हो गया है। अब ये एक्सीडेंट इटली में हुआ था, याद रखिएगा इटली में हुआ था, जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ़ जानकारी के लिए याद रखिए। अब
इनको जो है फ़ियरलेस फेलिक्स कहा जाता था। इनका नाम था फ़ियरलेस फेलिक्स, यानी ये डरते नहीं थे। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टंट इन्होंने दिया है, जो फ़ेमस जंप इन्होंने लगाया था 39 किलोमीटर एल्टीट्यूड से 2012 में, रेड बुल स्ट्रैटोस मिशन के संबंध में। और इन्होंने पहला ह्यूमन जो थे जिन्होंने साउंड बैरियर को ब्रेक किया था फ्री फॉल में, जहाँ पर 1.25 माक जो है स्पीड दर्ज किया गया था। तो ये थी संबंधित बातें, आपको याद रखना है ऑबिचुअरी सेक्शन से कि तो ये थी सारी न्यूज़ जो आज से संबंधित थी और इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी मेरे द्वारा समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पुट कीजिए, साथ ही साथ अपने नॉलेज को भी पुट अप कीजिए। आप अगर कुछ जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो बिल्कुल आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पढ़ने में काफ़ी खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।